वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। होप सो कि बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 देख लिया होगा, उसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो वो बच्चे जाकर देख लें। और अभी बच्चों अगर आप डायरेक्ट चैप्टर नंबर 3 पे लर्न साइंस को विजिट कर रहे हैं तो बच्चों अगर आप सबसे पहले न्यू है तो बहुत बहुत वेलकम आपका, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी भी इस बड़ी सी क्लास में शामिल हो सके। लेकिन बच्चों उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यस ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग जो है इस नेशन का फ्यूचर है और हमारे फ्यूचर को बेस से मजबूत होना जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 और 1 नहीं पढ़ा है तो अभी भी टाइम है, अभी सेशन स्टार्ट ही हुआ है। आप लोग बैकलॉग बिल्कुल जमा मत कीजिए, जल्दी से जाकर उनको पढ़ लीजिए, जल्दी उनको पढ़िए। और चैप्टर नंबर 2 तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया को पढ़ा है। तो आप लोग पहले जाकर उनको पढ़ लीजिए, फिर चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ओके, तो जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया है, 1, 2 पढ़ लिया है, उनके लिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज ड्रेनेज, के ड्रेनेज होता क्या है, टर्म ड्रेनेज का मतलब होता क्या है। तो ड्रेनेज से सबसे पहले आपके जहन में अपने सोसाइटी का गटर तो नहीं आ गया? तो यस, हम गटर सिस्टम, जितना पूरा वाटर का सिस्टम होता है हमारी सोसाइटी में, गली मोहल्लों में, तो उसको ड्रेनेज ही बोलते हैं। लेकिन जो द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, तो अभी जो हम ड्रेनेज पढ़े हैं वो हम आपके मोहल्ले का गटर के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि अभी हम पूरे इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम यानी पूरे इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो यहाँ टर्म ड्रेनेज हम जो यूज करेंगे वो डिस्क्राइब करेगा किसको? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के रिवर सिस्टम को ड्रेनेज कहते हैं। ओके, तो हुआ क्लियर है आपको कि व्हाट इज ड्रेनेज? द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ओके, look at the physical map, you will notice that small streams flowing different direction come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as lake or sea or an ocean। क्या आप लोग अपनी फिजिकल मैप में देखिए, देखा ही होगा आप लोगों ने कि आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो है क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आपस में मिल रही हैं, नदियां बह रही हैं। उसमें कई सारी नदी ऐसे मिल रही है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि कई सारी नदियां मिल रही हैं। फिर वो क्या है, वो सारी नदियां जाके किसी या तो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, ये किसी बड़े ओशन में, जैसे वो सी में किसी गिरती हैं, जैसे कि अरेबियन सी में गिर रही हैं हमारी। अगर हम अपने एरिया की रिवर्स को देखें तो ये जो गिर रही हैं और ये जो पूरा ये जाल सा बनाया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। अभी मतलब पूरा जो ये रिवर सिस्टम है, इसको तो बोला हमने, जो पूरी रिवर है, मिल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, ये सारी क्या है, ये पूरा रिवर सिस्टम है। और ये जो पूरा ये जाल सा, ये पूरा आप देख रहे हैं, ये ट्रेप से बनाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन। ये जो पूरा ट्रेप से, पूरा नदियों ने, एक मेन स्ट्रीम ने और साथ में मिलकर उसके ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी ने मिलकर जो पूरा एक एरिया कवर कर रखा है, उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। ओके, they are drained by a river along with its tributaries and distributaries is known as drainage basin। तो जो अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ मिलके जो पूरा एरिया, पूरा ट्रेप से अगर आप ऊपर से देखें, पूरा एक जो जाल सा बिछाया हुआ है, तो उसको बोलते हैं किसी भी नदी का ड्रेनेज बेसिन। ओके, जैसे ये किसका है? अमेज़न नदी का बेसिन है, अमेज़न नदी का ड्रेनेज बेसिन। इसी तरह गंगा बेसिन है, यमुना बेसिन है, गंगा बेसिन है, सॉरी, इंडस बेसिन है, और ब्रह्मपुत्र बेसिन है। इसी तरह ये जो नदियां, जो सारी नदियों का जो उनका पूरा ट्रेप से जाल से फैला हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? किसी उस नदी का बेसिन बोलेंगे। तो आया बच्चों समझ में? अब हम थर्ड एक पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, तो इसमें आप इंट्रोड्यूस हो जाइए। ये सारे वर्ड्स जो है आगे जाके यूज हो जाने वाले हैं, आगे जाके हम ये वर्ड्स आएंगे, बीच में ये टर्म्स आएंगे, तो आप इनको उस टाइम कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हमने क्या बोल दिया। तो अभी से समझ लीजिए, ड्रेनेज बेसिन समझ आ गया आपको, ड्रेनेज समझ आ गया कि हाँ यहाँ हम जो है गटर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे नदियों की बात कर रहे हैं।
और वाटर डिवाइड, एक चीज और आएगी आपके चैप्टर में, वाटर डिवाइड। तो वाटर डिवाइड क्या होता है, व्हेन एन एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। कि जब भी कोई एलिवेटेड एरिया, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एरिया है, ये थोड़ा सा एलिवेटेड है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जब भी कोई ऐसा एलिवेटेड एरिया दो नदियों को बांट देता है, एक नदी इधर बह जाती है, एक नदी इधर बह जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड, यानी जिसने वाटर को दो हिस्सों में बांट दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम जो है और गंगा रिवर सिस्टम जो है, इसके बीच में अंबाला जो पहाड़ है उसने इन दोनों को क्या किया है, बांटा हुआ है, उसने इन दोनों को बांटा हुआ है, जिसकी वजह से जो पूरा इंडस रिवर सिस्टम है वो वेस्ट में रह जाता है और पूरा जो गंगा रिवर सिस्टम है वो पूरा ईस्ट की तरफ बह जाता है। ओके, तो ये होता है वाटर डिवाइड, कि जब कोई जमीन का ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, जैसे पहाड़े वगैरह, जब कोई ये किसी भी नदी को दो हिस्सों में बांटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड। ओके, होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, देखिए ड्रेनेज सिस्टम तो पूरे वर्ल्ड में है, अब हम पूरे वर्ल्ड का तो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, अभी हम पर्टिकुलर इंडिया का पढ़ने जा रहे हैं। ओके, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और जो ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का है वो पूरा जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके पूरे ब्रॉड रिलीफ फीचर में फैला हुआ है। अब देखिए नदियां जो है वो तो पहले से बनी हुई है ना, कुदरत ने उनको बनाया है, ये सरहदें तो हमने खींची हैं, तो इस वजह से नदियां सरहदों पे नहीं रुकती। जैसे कहा जाता है ना कि पानी की तरह चलना सीखो, वो अपनी राह की हर सरहद को, हर पत्थर को, हर चीज को वो किनारे करते हुए बस आगे बढ़ता ही जाता है, आगे बढ़ता ही जाता है। और इसी तरह जो ये बाउंड्रीज हैं, जो ये देश विदेश की सरहदें हैं, बॉर्डर्स हैं, ये हमने लगाए हैं, कुदरत ने नहीं, इसलिए नदियां इनसे नहीं रुकती। नदियां जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारी जगह घुसती घासती जो है, चाइना, वो बहती रहती है। ओके, तो यही है कि पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का वो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। ये नहीं कि अब इंडियन नदी है तो सिर्फ ये कि वो इंडिया में बहेगी, नहीं, वो कहीं भी बहती है। ओके, अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, हमारे इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बड़ी है, तो हमारे इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम को समझने के लिए हमने अपने इंडिया की रिवर्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक जो है द हिमालयन रिवर्स, दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन अभी हम लोग पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स को और पेनिनसुलर रिवर्स को। हिमालयन रिवर वो जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती है और पेनिनसुलर रिवर्स वो जो डेक्कन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। डेक्कन प्लेट्यू को हम लोगों ने पढ़ा था पिछले पार्ट में, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंजॉय करते हुए हम लोगों ने उस चैप्टर को पढ़ा था। तो ये दोनों नदियां ही अपने आप में बहुत अलग हैं, इनके बहने के तरीके अलग हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इनसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर हम इनको अलग अलग तो पढ़ेंगे ही। ओके, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर्स। कि जो हिमालयन रिवर्स है, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स क्या है, पेरेनियल मतलब कि उनमें जो है सालों से पानी, उनका पानी सूखता नहीं है, वो लगातार ऐसी बह रही है सालों से। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम दी लॉफ्टी माउंटेन्स। अब इनका पानी खत्म क्यों नहीं होता, पानी कम क्यों नहीं होता, या पानी इनका सूखता क्यों नहीं, क्योंकि इनको रेनफॉल से तो पानी रिसीव होता ही है, साथ में जो इनकी जो हिमालय की लॉफ्टी जो पीक्स हैं जो बर्फ से ढकी हुई है, जहां पर ग्लेशियर से वो ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और उनसे इनको पानी पूरे साल मिलता रहता है, इसलिए इनमें पूरे साल बहुत भर भर के पानी रहता है। और जब रेनफॉल ज्यादा होती है तो इनमें फ्लड भी आ जाता है हिमालयन रिवर्स में ही। ओके, द टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंजेस। के जो दो मेजर हिमालयन रिवर्स है, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये जो है नॉर्थ माउंटेन रेंजेस हिमालय की वहां से ओरिजिनेट होती हैं। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गर्क्स। द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्सेस फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ द सी। और ये जो है कट्स बनाते हुए माउंटेन में गर्क्स बनाते हुए, कट लगाते हुए बहती। गर्क्स मतलब आप जैसे यहाँ फोटो में देख सकते हैं, जो दो पहाड़ियों के बीच में से ऐसे कट लगाते हुए जो नदी बहती है ना, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, बहुत खूबसूरत लगती हैं ऐसी नदियां। तो इसी तरह ये गर्क्स में बहती हैं दोनों।
द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू सी, और हिमालयन जो रिवर्स हैं उनकी अपनी ओरिजिनेट पॉइंट से लेके सी में गिरने तक बहुत लंबे लंबे कोर्सेज हैं, यानी ये बहुत लंबी लंबी बहती हैं, पूरे इंडिया में तकरीबन बहती हुई निकलती हैं ये। ओके, हिमालयन रिवर्स they perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge loads of silt and sand in the middle and the lower courses. These receive from meanders, oxbow, lakes and many other deposition feature in their floodplains. अच्छा, अब इस पॉइंट को समझिए कि वो जो है अपने अपर कोर्स में, यानी सबसे ऊपर सबसे यहाँ से ये बहुत सारा जो है क्या है, ये यहाँ से बहुत तेजी। अब देखिए एक बात, कॉमन सेंस वाली बात समझिए, जब जैसे ये पहाड़ है, हिमालय से आ रही है ना, जब यहाँ से ये बहती है आती है तो यहाँ से ये बहुत सारा, जैसे हम लोगों ने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में भी पढ़ा था कि ये बहुत सारा अपने साथ डिपोजिशन लेकर आती हैं, बहुत इरोजनल सॉइल लेकर आती है, बहुत फर्टाइल सॉइल लेकर आती हैं। तो यहाँ से जब ये स्लोप इतना ज्यादा होता है तो ये ऐसे फट से बह जाती है, मतलब कोई मेंडियर वगैरह नहीं बनाती, सीधी ऐसी बह जाती हैं। और यहाँ पे जब इनका स्लोप थोड़ा यहाँ पे कम होता है तो यहाँ पे क्या बनाती हैं, ये मेंडियर्स बनाती हैं, ऐसे ऐसे मेंडियर्स बनाती हैं और ऑक्सबोज बनाती है। अब देखिए ऑक्सबोज को समझिए, जब नदी ऐसे मतलब समझ लीजिए यहाँ से बह के आ रही है, यहाँ से तो ये पहाड़ से बहुत तेजी से उतर गई, जब ये यहाँ पर आई, लोअर कोर्स पे आई, जब इसका थोड़ा सा बहाव कम हुआ तो ये ऐसे 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 मेंडियर्स बनाते हुए ऐसे ऐसे आराम से बहने लगती है। और इन्हीं में जब फ्लड आता है, फ्लड क्योंकि जब रेनफॉल ज्यादा होती है, ऊपर से इनमें पूरे साल पानी रहता है ग्लेशियर की वजह से, तो क्या होती है, नदियां ऐसे अपना बेड बढ़ा लेती हैं, ऐसे जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था, ऐसे बेड बढ़ा लेती हैं और पूरा यहाँ पानी पानी हो जाता है। और फिर जब रेनफॉल कम होती है, बारिश खत्म होती है, तो जब ये दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आती हैं, तो इस तरह ये तो इनका पानी तो पूरा बहाता है। तो इसमें ये है कहीं कहीं जो है यहाँ पानी जो गड्ढा हुआ था यहाँ पानी रह जाता है, ऑक्सबोज ऐसे बन जाते हैं, ऑक्सबो ऐसे बन जाते हैं, इस तरह के लेक्स बन जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब ये बहुत ज्यादा वो करती, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि ये जो नदियां जो है अपने साथ बहुत सारा फर्टाइल सॉइल यहाँ पे डिपोजिशन कर देती हैं उनका, जिसकी वजह से यहाँ ये जमीन जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। ओके, और फिर नीचे आके ये नदियां डेल्टा भी बनाती हैं, इस तरह डेल्टा भी बनाती हैं। उसके बाद फिर जो है क्या हो जाती हैं, सी में या फिर किसी ओशन में ये ड्रेन हो जाती हैं। ओके, होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। दे आल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनमें नीचे बहुत वेल डेवलप्ड डेल्टाज भी होते हैं। आपको ये बात समझ में आई, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जब ये लास्ट में गिरने लगती है बड़े सी में, तो यहाँ पे ये ऐसे पूरे अपनी स्ट्रीम ऐसे ऐसे बढ़ा देती है, जिसमें यहाँ डेल्टाज बनते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A large number of peninsular river are seasonal। देखिए अभी हम लोगों ने हिमालयन रिवर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुए, हम आगे तो हम हिमालयन रिवर को अलग से पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी थोड़ा सा हमने उनके बारे में जाना कि वो क्या होती हैं, पूरे साल उनमें पानी रहता है, पेरेनियल होती है, पूरे साल उनके अंदर पानी रहता है, उनमें सालों से उनके अंदर पानी है, और वो जो है क्या है बहुत ज्यादा ऑक्सबो लेक्स मेंडियर बनाते हुए चलती हैं और बहुत सारी डिपोजिशन लेके आती हैं, और उनके कोर्स जो होते हैं वो हाई होते हैं, और ये नदियां जो है हिमालयन रिवर्स जो हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं। अब उसके कंपैरिजन में हम पेनिनसुलर रिवर्स को पढ़ रहे हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल। ज्यादातर सभी नहीं, ज्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो सीजनल होती हैं, एज देयर फ्लो इज डिपेंड ऑन रेनफॉल, यानी कि उनका जो फ्लो होता है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है, जैसी बारिश होगी वैसा उनका फ्लो होगा। ड्यूरिंग ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स के जब सूखे का मतलब कि जब गर्मियां होती है ज्यादा, तो बड़ी बड़ी नदियां भी पेनिनसुलर रिवर जो बड़ी बड़ी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें भी जो है पानी की कमी हो जाती है। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज एज कंपेयर ऑफ देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स के पेनिनसुलर रिवर्स जो है हिमालय के कंपैरिजन में, हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में शॉर्टर होती हैं, शैलोअर होते हैं उनके कोर्सेज। हाउएवर सम ऑफ द originate in the central highland and flow towards the west। can you identify two such large rivers? अच्छा, उनमें ये जो है क्या होती है, सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं और ये टुवर्ड्स द वेस्ट, और ये वेस्ट की तरफ फ्लो कर जाती हैं। तो आप ऐसी दो बड़ी नदियों को बता सकते हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं, ईस्ट की तरफ नहीं, वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए, हम लोग जानते हैं कि दो ही ऐसी
नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, डेक्कन प्लेट्यू में वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। किसकी तरफ फ्लो कर रही है? वेस्ट की तरफ। तो कौन सी नदी है वो? एक तो है नर्मदा, दूसरी है कौन सी? तापी। यस, ये दो नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। मोस्ट ऑफ द रिवर पेनिनसुला इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। देखिए, जो हमने कहा कि दो नदियां ऐसी हैं, दो बड़ी नदियां ऐसी हैं जो कि वेस्ट की तरफ बहती हैं, यानी ईस्ट से निकल के वेस्ट की तरफ बहती है। तो वो नर्मदा और तापी हैं। ये क्यों बहती हैं? क्योंकि ये रिफ्ट में बहती है। रिफ्ट मतलब ऐसे खाई में बहती है। ये दो पहाड़ों के बीच में से निकल के बहती है। हम लोग जानते हैं ना कि डेक्कन प्लेट्यू जो है क्या है? थोड़ा सा पेनिनसुला हमारा क्या है? थोड़ा सा उठा हुआ है, जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ है, ऊपर से ये टेबल टॉप्ड है, जिसकी वजह से ये हिमालय की तरह जो है पीक्स वाला नहीं है, टेबल टॉप्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे रहना आसान है, यहाँ पे लोग रहते हैं। और अब ये बात कही जा रही है कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स पेनिनसुला की वो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है, यानी वेस्ट से निकल के बे ऑफ बंगाल की तरफ वो बहती है। तो जल्दी से बताइए क्यों बहती है? ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था, हम लोगों ने किसमें? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। तो जल्दी से बताइए क्यों बहती है? यस, क्योंकि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो क्या है? वेस्ट की साइड से थोड़ा टिल्टेड है, ईस्ट की साइड से थोड़ा टिल्टेड है, यानी वेस्ट की तरफ से थोड़ा सा उठा हुआ है, जिसकी वजह से इस तरफ थोड़ा सा एक स्लोप बन जाता है, जिसकी वजह से सारी नदियां जो हैं वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती हैं। यहाँ डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में ये सारी ड्रेन कर जाती हैं। तो होप्स हो कि बच्चों आप लोगों को ये पॉइंट याद होगा। तो यही वजह है कि पेनिनसुलर रिवर्स जो है ज्यादातर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, डेल्टा बनाते हुए ड्रेन कर जाती हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, हम लोगों ने एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा कंपेयर कर लिया पेनिनसुलर रिवर को और हिमालयन रिवर को। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पर्टिकुलरली किसको? द हिमालयन रिवर्स को। अब हम लोग हिमालयन रिवर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से अपना कंसंट्रेशन पूरा स्क्रीन पर निगाहें स्क्रीन पर। और सबसे पहली बात, आप लोग जल्दी से अपनी बुक खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 3 खोलिए। चैप्टर नंबर 3 में आप लोग जो आप लोगों को मेजर रिवर्स एंड लेक्स का जो पूरा आप लोगों को मैप दिया गया है वो वाला पेज खोलिए और अपने सामने खोल के एनसीईआरटी की बुक रख लीजिए, और जैसे जैसे आपको बताया जाएगा वैसे वैसे आप अपने मैप में देखते जाइएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सब रेडी हैं? यस, तो चलिए। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। मेजर हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं? इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये 3 मेजर हिमालयन फेमस प्रोमिनेंट, जो भी कहा जाए विश्व विख्यात फेमस नदियां हैं हिमालयन रिवर्स। These rivers are long and are joined by many large important tributaries. A river along with its tributaries may be called a river system. ये नदियां जो है वो क्या है? लंबी हैं और ये बहुत सारी मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के साथ जुड़ती हैं। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इनमें आकर जुड़ती हैं, बहुत सारी इनसे डिस्ट्रीब्यूटरीज भी निकलती हैं। और एक रिवर जिसमें आकर ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं या फिर उससे डिस्ट्रीब्यूटरी भी निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं? उस नदी का रिवर सिस्टम कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द इंडस रिवर सिस्टम, यानी हिमालयन रिवर की जो 3 मेजर हिमालयन रिवर्स हैं उनमें पहली हिमालयन रिवर द इंडस रिवर सिस्टम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पूरी इंडस रिवर को आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर फ्लोइंग वेस्ट, इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख। जो हमारी प्यारी नदी इंडस है वो कहाँ ओरिजिनेट होती है? अपने इंडिया मैप देखिए आप लोग, जल्दी से मैप खोलिए अपना। यहाँ लेक मानसरोवर में, सॉरी लेक मानसरोवर में ये यहाँ पे ओरिजिनेट होती है। ये जो यहाँ लेक मानसरोवर है यहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये इंडिया में एंटर करती है। कहाँ पे? लद्दाख में। यहाँ एंटर करती है इंडिया में ये कौन? इंडस नदी जो है लद्दाख से इंडिया में एंटर करती है, यानी मानसरोवर से ये ईस्ट वेस्ट की साइड ये बहती है, फ्लो करती है और लद्दाख में इंडिया में ये एंटर करती है। ओके, इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स गर्ग इन दिस पार्ट। सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जस्कर, द नुब्रा
श्योक एंड द हुंजा ज्वाइन इट इज इन द कश्मीर रीजन। अच्छा, ये है ना यहाँ पे बहुत यहाँ पे हम सभी जानते हैं यहाँ क्या है, हिमालय से ये बहुत खूबसूरत क्या बनाती है, एक पिक्चर्स क्यू यानी एक बहुत प्यारी सी वादी जिसको बोलते हैं, वादी यानी वैली बहुत खूबसूरत सी बनाती है। और इसमें यहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है, जैसे हुंजा है, जस्कर है, ये सारी आके ये यहाँ पे इसमें जुड़ती हैं। कहाँ पे? कश्मीर रीजन में यहाँ आकर ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो है उसमें जुड़ती है। छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो है इसमें आकर अपनी इंडस रिवर की मेन स्ट्रीम में आकर अपना पानी अपना पानी डालती है, ट्रिब्यूट करती है, सॉरी। द इंडस फ्लो थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगित एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन एट अटोक। अच्छा, अब ये बात सुनिए कि इंडस जो है वो गिलगित पाकिस्तान यानी जो कश्मीर गिलगित बेल्टिस्तान सॉरी यानी जो कश्मीर ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें ये एंटर करती है। एंटर करते हुए ये यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए ये जो है माउंट अटोक के पास ये इमर्ज होती है। उसके बाद ये डायरेक्ट इंडस रिवर जो है पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, यानी ये गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। यानी ये मानसरोवर चाइना मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट हुई, वहां से बहते हुए ये जो है लद्दाख में एंटर किया। लद्दाख में इसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज श्योक, जास्कर एंडी हुंजा, ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो है इसके साथ जुड़ी। उसके बाद ये गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उससे एंटर होते हुए ये पाकिस्तान में एंट्री मारती है। ओके, द सतलज, द ब्यास, द रावी, द चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे जो है इससे बहुत सारी दूसरी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो आकर इससे मिलती हैं। वो कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सारी नदियां आकर मिठानकोट, पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, यहाँ पर आकर इससे ये पांचों नदियां मिलती हैं। अच्छा, चलिए ये पांचों नदियां मिलती हैं। अब बताइए जल्दी से, ये हम लोगों ने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि जहाँ पे ये पांचों नदियां मिलती हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? कौन सा एरिया है ये? कौन सा स्टेट है? यस, जल्दी से, ये जहाँ 5 नदियां मिली वो कौन सा है? पंजाब। यानी पंच मतलब 5, आब मतलब वाटर, ये पूरा कौन सा एरिया है? पंजाब का एरिया है। यहाँ पांचों नदियां आकर यहाँ पे मिलती हैं और ये मिठानकोट पाकिस्तान में आकर इंडस की जो मेन स्ट्रीम है उससे आकर ये जुड़ जाती है। उसके बाद ये साउथवर्ड फ्लो करते हुए इंडस जो है किस में ट्रिब्यूट कर देती है अपना वाटर? किस में ड्रेन कर जाती है? ये कराची सीपोर्ट से किस में ड्रेन कर जाती है? अरेबियन सी में। तो इसी तरह क्या ये अरेबियन सी में ड्रेन कर दिया इसने पानी। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ द कराची। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये कराची सी पोर्ट से ये अपना पानी जो है अरेबियन सी में ड्रेन कर देती है। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप with a total length of 2090 किलोमीटर। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडस प्लेन है, इंडस जो पूरा प्लेन बनाती है, जो हम लोगों ने देखा था कि नदियां अपने साथ, हम लोगों ने प्लेन्स कैसे बनते हैं? जब नदियां अपने साथ बहुत सारा डिपोजिशन लाती हैं, मिट्टी लेकर आती हैं, वो क्योंकि ऊपर हिमालय से होती भी आती है तो बहुत सारा मिट्टी, सिल्ट वगैरह ये सब लेके आती है, इसको ये डिपॉजिट करती जाती है। एक टाइम पे वो पूरा एक प्लेन एरिया बन जाता है। तो जो इंडस प्लेन है वो बहुत ज्यादा क्या है, उसमें बहुत ही जेंटल सा स्लोप है और उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2090 किलोमीटर से 900 किलोमीटर से। और इंडस जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर, यानी लंबी जिसका मतलब बहाव लंबा हो, लार्जेस्ट होंगे जो चौड़ी हो, मतलब ऐसे करके चौड़ी, और लॉन्गेस्ट मतलब जो ऐसे लंबी हो। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर में ये आती है। ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड रेस्ट इट इज इन पाकिस्तान। ओके, तो चलिए बच्चों थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा किसकी तरफ? मैप की तरफ। मैप देखिए कहा जा रहा है कि हम जो मतलब ज्यादातर जो इंडस का हिस्सा है वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। हमारे पास ये थोड़ा सा ही हिस्सा है लद्दाख से एंटर करते हुए जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, थोड़ा सा पंजाब में उसकी ट्रिब्यूटरीज आती है, पंजाब में है। तो ज्यादातर हिस्सा किस में है उसका? इंडस का पाकिस्तान में है।
अब ज्यादातर, और हम जो है इंडिया का एक जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, जैसे दो स्टेट्स के बीच में भी रिवर के अगर कोई रिवर जो है दो स्टेट्स को क्रॉस करती है, दोनों स्टेट्स में जाती है, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि कौन सा स्टेट कितना वाटर यूज करेगा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह हमारे और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर को लेके, इंडस के पानी को लेके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। देखिए, डू यू नो का है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1960 के जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसके अकॉर्डिंग इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। इंडिया जो है सिर्फ इंडस रिवर सिस्टम का 20% वाटर ही यूज कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। ओके, दिस वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न एंड वेस्ट पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। और ये वाटर जो है किसके लिए यूज करना है, सिर्फ किसके लिए, इरिगेशन के लिए, जो कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जहां जहां इंडस की ट्रिब्यूटरीज जाती हैं। ओके, तो ये हमारा पाकिस्तान और इंडस के साथ पाकिस्तान और इंडिया का वाटर ट्रीटी 1966 रेगुलेशन के तहत हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंडस का 20% वाटर ही यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, इसी के साथ हमारा कंप्लीट हुआ पूरा इंडस रिवर सिस्टम, जो कि एक हिमालयन रिवर थी। अब हम लोग पढ़ेंगे द गंगा रिवर सिस्टम, जो कि मोस्ट फेमस रिवर सिस्टम है इंडिया की। गंगा को कौन नहीं जानता है ना बच्चों। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं हम जल्दी से इसको। गंगा का जो रिवर सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि ये हमारी इंडिया की मोस्ट फेमस नदी है और बहुत लंबी नदी है, तो इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब अगर गंगा को समझ जाएंगे तो आपको बहुत अंदर से सेटिस्फिकेशन फील होगी कि आज हम गंगा को जानते हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है। तो ये सारी चीज हम लोगों को पढ़नी है। ओके, तो चलिए, गंगा कहाँ से निकलती है। द हेडवाटर ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर जॉइंड बाय अलकानंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। ओके, एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन। चलिए, इस लाइन को समझने के लिए आप थोड़ा सा इस पर आइए। जो नक्शा है हमारे पास, ये हमारा मैप है, आप अपनी बुक जैसे कि मैंने आपको कहा कि खोल के रखी ही होगी, तो जल्दी से एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए आप, पेज नंबर 19। उसमें देखिए ये है गंगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये है गंगा, ये गंगा जा रही है, ये गंगा जा रही है। तो यहाँ देखिए हेड वाटर पर ये किससे निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। हेड वाटर यानी मतलब जो उसके सर का पानी मतलब, अब देखिए मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रही, सर मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रही है। तो हेड वाटर पे यहाँ पे क्या है, दो स्ट्रीम से, ये देख रहे हैं ना आप, दो स्ट्रीम से। आप अपने बुक में देखिए, फिर आगे जाके जो इनसे स्ट्रीम निकल रही है उसका नाम है गंगा। तो सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर से दो स्ट्रीम निकल रही हैं, एक का नाम है भागीरथी, दूसरे का नाम क्या है, अलकानंदा, जो कि देवप्रयाग में आकर, देवप्रयाग कहाँ, देवप्रयाग उत्तराखंड में, यूके से आप यूनाइटेड किंगडम में चले जाइएगा, उत्तराखंड में देवप्रयाग में आकर दोनों मिल रही हैं। वहां से फिर जो आगे जो स्ट्रीम निकल रही है उसका नाम क्या है, उसका नाम है गंगा। ओके, तो ये है गंगा जो कि आगे निकल रही है। होप सो कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन द प्लेन्स, और ये हरिद्वार में गंगा जो है माउंटेन से प्लेन पर इमर्ज होती है। ओके, तो ये बात यहाँ पे आपको समझ में आई होगी, माउंटेन से प्लेन में इमर्ज हुई मतलब क्या, जब वो ऐसे करके शिवालिक से नीचे आई यहाँ भाबर से, फिर वो तराई वाले एरिया में फिर इमर्ज होती है। ओके, द गंगा इज ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय, अ फ्यू ऑफ देम being major rivers such as यमुना, द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी। अच्छा, यमुना जो गंगा नदी है उसकी बहुत सारी वो ट्रिब्यूटरीज से वो आगे जाकर मिलती है, जो कि हिमालय से निकलती है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से वो ज्वाइंड है, जिनमें से कुछ तो फेमस ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है यमुना, ये इसके साथ साथ निकल रही है, गंगा के साथ साथ निकल रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, और फिर यहाँ आकर गंगा में अपना पानी ट्रिब्यूट कर देती है। उसके साथ ही जैसे ये घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सारी नदियां क्या है, आगे चल के सारी जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। ओके, द रिवर यमुना rises from the Yamunotri glacier in the Himalaya. It flows parallel to the Ganga and as a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad. अच्छा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो यमुना है वो किसके साथ चल रही है, वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, और
यमुनोत्री ग्लेशियर से इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और इलाहाबाद यानी कि देवप्रयाग में आकर ये गंगा से मिल जाती है और ये गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। ओके, द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। और जो घाघरा, कोसी, गंडक ये सारे कहाँ से राइज हो रही है? ये नेपाल हिमालय से, यानी जो हिमालय जो नेपाल में है उनसे राइज हो रही है और आगे जाकर ये क्या हो जाती है सारी, किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो देखिए बच्चों, एक बात और आपको मैं बताती हूँ, गंगा की जैसे आपने पढ़ा कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जिसको कहा गया, यमुना को कहा गया, जो कि गंगा के पैरेलल बहते बहते यहाँ इलाहाबाद में गंगा के साथ मिल जाती है। तो राइट बैंक, अब देखिए ये गंगा है, ये गंगा है, ये ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। तो कुछ ट्रिब्यूटरी क्या है, ये जो इसके इधर हैं ये लेफ्ट हो गई, जो इधर है वो राइट हो गई, यानी जिस तरफ बहेगी, जैसे ये ईस्ट की तरफ बह रही है तो आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होइए, जो आपका राइट होगा वो राइट होगा, जो लेफ्ट होगा लेफ्ट होगा। अगर जैसे इंडस है, इंडस का राइट क्या होगा? जैसे अगर हम इंडस को देखें तो इंडस इस वेस्ट की तरफ बह रही है, तो ये इंडस का राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। तो इसी हिसाब से जिस तरफ नदी बहती है उस हिसाब से राइट और लेफ्ट हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यही आपको यहाँ बताया गया है। ओके, दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नदर्न प्लेन एवरी ईयर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी वेयर दे इनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर यूज। अच्छा, ये सारी नदियां जितनी हैं ये सब नदर्न प्लेन में, ये पूरा एरिया तकरीबन जितना यमुना गंगा ने बनाया हुआ है, गंगा प्लेन भी है जो इसको, ये जो नदर्न प्लेन में पूरा क्या करती हैं, ये सारी नदियां इनको जैसे हमने पढ़ा कि हिमालयन रिवर्स जो है उनमें पूरे साल पानी रहता है, तो उनको ग्लेशियर से पानी मिलता ही रहता है। साथ में रेनी सीजन में जब बारिश होती है, ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, तो इन सारे इलाकों में जो है क्या हो जाती है, नदर्न प्लेन के इन एरियाज में पूरे में बाढ़ आ जाती है। जैसे कि कोसी के बारे में आपने सुना ही होगा, कोसी बिहार भी नदर्न प्लेन में है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, जिसकी वजह से वहां हर साल बाढ़ आती है और बहुत बड़े लेवल पर बच्चों जान का और बहुत बहुत सारी चीजों का जो है वहां पे नुकसान होता है, बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज डैमेज हो जाती हैं, पूरे पूरे घर पानी के अंदर चले जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है पूरी टूट के तबाह हो जाती हैं एक दिन के सैलाब के अंदर। तो ये जो है सारे फ्लड प्लेन्स बनाती हैं ये सारी नदियां, जितनी घाघरा, कोसी, गंडक, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यमुना का क्या, पूरा सॉरी गंगा का हम लोगों ने यहाँ पे पूरी इसकी ट्रिब्यूटरीज दे रखी हैं। ये इसकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज है और ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन ट्रिब्यूटरी विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर द चंबल एंड बेतवा एंड द सन। जो मेन ट्रिब्यूटरी है जो कि पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं वो कौन सी हैं? चंबल है, बेतवा है, चंबल है, बेतवा है और सोन है, जो कि पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, चंबल है, ये बेतवा है, ये सोन है। ओके, ये कहाँ से आती हैं? ये तीनों ये पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं। बाकी जो ये वाली ये घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये कहाँ से आती है? ये नेपाल हिमालय से आती हैं और इसकी गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है। ओके, second, these rise from semi-arid areas, have shorter courses and do not carry much water in them. Find out where and how they ultimately join the Ganga. अच्छा, अब ये जो पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि पेनिनसुलर रिवर्स में जो है बहुत ज्यादा पानी नहीं होता, तो ये सेमी एरिड रीजन से आती है, जिसकी वजह से इनमें पानी बहुत कम रहता है, इनके कोर्स बहुत कम होते हैं, इनके कोर्स बहुत ज्यादा मतलब कम ही होते हैं और अपने साथ बहुत कम पानी लेकर आते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ कहा गया कि जैसे हमने देखा कि यमुना जो है इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में आकर जो है गंगा से मिलती है, तो इसी तरह आप फाइंड कीजिए कि चंबल, बेतवा और सोन कौन से स्टेट में आकर गंगा से मिलती है। तो चलिए ये आपका गूगल होमवर्क रहा, इसको कीजिएगा और ढूंढिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी नॉलेज भी इनहेंस होगी। ओके, enlarged with the water from its right and left bank tributaries, the Ganga flow eastward till Farakka in Bangladesh। अब चलिए यहाँ पे अब तक जो हम लोग किसको पढ़ रहे थे, अब तक हम लोग गंगा को, पूरे इंडिया में जो गंगा फैली हुई है उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो आके सारी गंगा में मिल जाती हैं, तो इन सारी ट्रिब्यूटरीज और कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं इसकी, जैसे ये कैन है,
ये इन सब को लेते हुए गंगा ईस्ट की तरफ बहते बहते पूरे इंडिया में बहते 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 बांग्लादेश में कहाँ तक, फरक्का बैराज तक ये बहती है। ये इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ये यहाँ फरक्का बैराज कहाँ है, बांग्लादेश में है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के साथ इंडस को लेकर हमारे मतलब पानी का हमारे कॉन्ट्रैक्ट है, उसी तरह हमारे दूसरे देशों के साथ भी है। जैसे ये गंगा, अब जैसे कि नदियां मैंने आपको पहले बताया कि वो बाउंड्री से रुकती नहीं, वो सरहदों से रुकती नहीं, बल्कि वो बहती ही जाती हैं। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई ये नदियां। तो ये फरक्का बैराज जो यहाँ पे बनाया हुआ है बांग्लादेश के एंट्री पे, यहाँ तक इंडिया जो है, यहाँ तक गंगा जो है वो इंडिया में बहती है। उसके बाद गंगा फरक्का बैराज से बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। अब देखिए, बांग्लादेश में एंटर करने के बाद गंगा का नाम भी चेंज हो जाता है और गंगा का अंदाज भी चेंज हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं फरक्का बैराज के बाद क्या होता है गंगा में, गंगा किस तरह चेंज हो जाती है। दिस इज द नदर मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। ये गंगा डेल्टा का फरक्का बैराज जो है क्या है, नदर मोस्ट पॉइंट है। द रिवर bifurcates here. The Bhagirathi Hooghly, a distributary flow southward through the deltic plain of the Bay of Bengal. यानी यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है जब पानी फरक्का बैराज में आके रुकता है। उसके बाद जो है एक डिस्ट्रीब्यूटरी गंगा से निकलती है जिसका नाम क्या पड़ जाता है, जिसका नाम हो जाता है भागीरथी हुगली। और ये ईस्टवर्ड साउथवर्ड फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में डेल्टिक प्लेन बनाते हुए वहां क्या हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इट्स ज्वाइंड बाय ब्रह्मपुत्र। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना। अब देखिए, जो मेन स्ट्रीम है वो और आगे की तरफ बहती है, साउथवर्ड वो बहती है, साउथवर्ड वो नीचे की तरफ बहती है। इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, वो उससे ज्वाइन करती है। ज्वाइन करके दोनों क्या होता है, ज्वाइन करके दोनों एक बड़ी सी नदी बनाते हैं, मेघना बड़ी सी नदी बनाते हैं। और ये बड़ी सी नदी डेल्टा बनाते हुए फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है। अच्छा, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे। अभी आप लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाइए। द माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फॉर्म बाय दिस रिवर इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। अच्छा, ये जो माइटी रिवर यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों ही बड़ी बड़ी रिवर से दोनों मिलकर एक बड़ी सी रिवर बनके मेघना रिवर बनके क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। और ये रिवर जो है ड्रेन करने से पहले डेल्टा बनाती है। कौन सा, सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। और ये सुंदरबन डेल्टा इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। सुंदरी ट्रीज कैसे होते हैं, सुंदरी ट्रीज होते हैं जो आपने देखे होंगे फोटो में, जो आधे जो है पानी के अंदर होते हैं और आधे पानी के ऊपर होते हैं। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है। और सुंदरबन डेल्टा को रॉयल टाइगर्स जो होते हैं इनका होम कहा जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे, अगर आप सुंदरबन डेल्टा करके सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि चीतों को, टाइगर्स को आप बैठा हुआ वहां पे देखेंगे। तो ये इनका होम कहा जाता है। यहाँ सुंदरी ट्रीज होने की वजह से बहुत बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए ये दोनों नदियां जो कि ब्रह्मपुत्र गंगा मिलके डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती हैं। तो जो वो डेल्टा बनाती है उसका नाम पड़ता है क्या, सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है और बहुत सुंदर डेल्टा है। यहाँ पे सुंदरी ट्री पाई जाती है, बहुत मतलब सुंदर सा व्यू आता है। ओके, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो चलिए इस थोड़े से इसको समझ लेते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि किस तरह वो फरक्का बैराज पे आकर जब गंगा रुकती है उसके बाद गंगा के साथ क्या होता है जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है। फरक्का बैराज तक वो इंडिया में बहती है। फरक्का बैराज जो है गंगा का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। उसके बाद फरक्का बैराज के बाद गंगा जो है किस में एंटर कर जाती है, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो चलिए थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए ताकि आप बाद में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फरक्का बैराज में बांग्लादेश जो है फरक्का बैराज में गंगा एंटर कर गई। ओके, यहाँ पे गंगा एंटर कर गई, यहाँ पे ये बांग्लादेश में एंटर कर गई। तो यहाँ पे जब गंगा ने एंट्री मारी तो उससे एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल गई जिसका नाम पड़ा क्या, भागीरथी हुगली। और दूसरी जो गंगा की मेन स्ट्रीम है ये बहती रही। अब जब गंगा
यहाँ पर एंट्री मारी इसने बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में गंगा का नाम बांग्लादेश वालों ने क्या रख दिया, पद्मा। हम इस स्ट्रीम को यहाँ पर गंगा कह रहे हैं, तो उन लोगों ने अपना नाम रखा, उन लोगों ने क्या नाम रखा, पद्मा। ओके, गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है, पद्मा। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ, ये बहुत मेन पॉइंट है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा जब फरक्का बैराज से बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है जो कि साउथवर्ड बहते हुए बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है, ड्रेन कर जाती है, और उस डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम क्या है, भागीरथी हुगली, और जो मेन उसकी स्ट्रीम है उसका नाम क्या पड़ जाता है बांग्लादेश में, पद्मा। उसके बाद जो यहाँ से अगर हम देखें जो ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ से चलते चलते जो कि तिब्बत में निकलती है, ये हिमालय, नेपाल हिमालय के पैरेलल चलते चलते हमारे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से एंट्री मारते हुए आसाम से होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश में आके यहाँ पे ये किससे, गंगा की मेन स्ट्रीम से मिल जाती है। अब जब ये दोनों स्ट्रीम्स मिलती हैं तो एक बड़ी सी रिवर बन जाती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी बड़ी रिवर है और गंगा भी बड़ी रिवर है। बात समझ में आई आपको? देखिए यहाँ पर नहीं है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिमालयाज है, तो इनके पैरेलल चलते चलते यहाँ से ब्रह्मपुत्र एंट्री नहीं मारती, क्योंकि ये जो है जो हमारे इनर हिमालयाज है, हिमाद्री है, जो फर्स्ट रेंज है हिमालय की, उसमें क्या है, कोई भी वो क्या है, कंटिन्यूअस रेंज है, उसमें कोई भी पास नहीं है, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र को कोई भी पास नहीं मिलता कि वो इंडिया में एंट्री मारे। सो वो क्या करती है, इन हिमालयाज के पैरेलल चलती जाती। यहाँ पे जब उसको एंट्री मिलती है तो वो यहाँ से, यहाँ पे एक पहाड़ है, वो उसको हम ब्रह्मपुत्र में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो इस पे ये जो है ऐसे यूटर्न मारती है और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है, और यहाँ पे इसकी मुलाकात हो जाती है गंगा से। गंगा जो कि बांग्लादेश में पद्मा हो चुकी थी, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं आपस में, और दोनों मिलके एक बड़ी सी स्ट्रीम बनाते हुए जिसका नाम पड़ जाता है मेघना, यानी माइटी रिवर, बड़ी सी रिवर। दोनों यहाँ पे आगे फिर साउथवर्ड फ्लो करते हुए डेल्टा बनाते हुए, यहाँ सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती हैं। तो यही है किसका कॉन्सेप्ट, गंगा रिवर का कॉन्सेप्ट। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक कीजिए वीडियो को और दोबारा से समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाइए, ठहरिए, थोड़ा सोचिए और समझिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने देखिए जहां से गंगा ओरिजिनेट हुई थी, गंगा जहां से निकली थी गंगोत्री ग्लेशियर से, उसके हेडवाटर को पढ़ते हुए उसकी तमाम लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज और उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को पढ़ते हुए उसको हम लोगों ने बांग्लादेश में एंटर कराते हुए उसको उसकी मंजिल पे पहुंचा दिया, यानी उसको बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करवा दिया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि शायद किसी ने गौर किया हो, लेकिन मैं आप लोगों को चलिए उस तरफ ध्यान दिलाते हैं। ओके, अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। अब वाटर डिवाइड किसको बोलते हैं, जल्दी से रिकॉल कीजिए। हम लोगों ने वीडियो के शुरू में इस बात को पढ़ा है, तो जल्दी से बताइए। यस, ऑफ कोर्स, वाटर डिवाइड वो एलिवेटेड एरिया जैसे कि कोई माउंटेन या अपलैंड जो कि किसी भी वाटर सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। The plan from the Ambala to the Sundarban stretch over 1080 kilometers, but the fall in its slope is hardly 300 meters. देखिए एक बात यहाँ पे गौर करने की है, चलिए उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप अपना मैप खोल लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर आप आए, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा जो इंडस रिवर सिस्टम है, पूरा जो रिवर सिस्टम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये झेलम है, ये चेनाब है, ये सारी नदियां हैं, यहाँ पे एंट्री मार रही है। यहाँ पे मतलब इन्होंने इंडिया में एंट्री मारी और ये सारी यहीं रुक गई। ये मतलब यहाँ पे भी तो आ सकती थी ना, ये गंगा रिवर सिस्टम में, गंगा में आके ये मिल सकती थी, लेकिन ये मिली क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार में यहाँ पे जो है अंबाला नाम का एक पहाड़ है। यहाँ पे क्या है, अंबाला वाटर डिवाइड है। यहाँ अंबाला नाम का एक पहाड़ है जो कि एलिवेटेड एरिया, मतलब वाटर डिवाइड होने की वजह से इधर की नदियां इधर और इधर की नदियां इधर
इधर है। तो है ना बच्चों इंटरेस्टिंग बात कि क्यों नहीं ये सारी नदियां इधर आई, वरना ये आके इधर भी मिल सकती थी, गंगा में आके सारी मिल जाती। तो यही कारण है कि ये सारी नदियां इधर है। इंदस का पूरा रिवर सिस्टम वो इधर का इधर है और गंगा का रिवर सिस्टम वो इधर का इधर है, वरना गंगा की नदियां इधर भी जा सकती थी। तो ये एक फैक्ट था, एक आप लोगों को जानने के लिए चीज थी, जो होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे और एक चीज बताई गई है कि सुंदरबन डेल्टा यहाँ से लेके इंडस रिवर सिस्टम से लेके सुंदरबन डेल्टा जो है 1080 किलोमीटर का स्ट्रेच है यहाँ पे 1080 किलोमीटर का स्ट्रेच है। लेकिन जो इसकी स्लोप है वो हार्डली क्या है 30 किलोमीटर्स है, वो हार्डली 300 किलोमीटर्स है। अब देखिए इस बात को समझिए कि सुंदरबन डेल्टा का जो स्ट्रेच है, कहाँ से, अंबाला से लेके सुंदरबन डेल्टा तक का स्ट्रेच वो 1080 किलोमीटर्स का है। अब जो इसका स्लोप है, स्लोप यानी इसकी जो ढलवान है वो ऐसी है, जिसकी वजह से जो नदियां हैं, देखिए अगर स्लोप ज्यादा रहता है जैसे ये पहाड़ है, तो उसमें क्या होती है, नदी फट से ऐसे कोर्स ज्यादा होता है तो ऐसे उतर जाती है। लेकिन जब स्लोप कम रहता है, स्लोप सिर्फ ऐसा है, ऐसा, तो नदी बहुत आराम से ऐसे मेंडियर्स बनाते हुए चलती है, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा कि गंगा जो है पूरा क्या बनाती है, पूरा नदन प्लेन बनाती है। और इस तरह ये आराम से मेंडियर्स बनाते हुए, घूमते फिरते हुए ये आराम से गुजरती है, बहुत सारे ऑक्सबोज लेक्स बनाते हुए सुंदरबन डेल्टा तक जो है ये पूरा इसका मेंडियर जाता है गंगा का। तो इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पे गंगा जो है बहुत आराम से टहलते हुए, मस्ती मारते हुए यहाँ से निकलती है, डेल्टास बनाते हुए। ओके, इन अदर वर्ड्स देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मेंडियर्स। जैसे मैंने भी आपको कहा कि यही वजह है कि यहाँ पे जो नदियां हैं वो बहुत ऐसे घूम के जो है मेंडियर्स बनाते हुए जाती हैं। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर, यानी कि 2500 किलोमीटर। तो ये आपका ये एक फैक्ट है, आप याद रखिएगा कि गंगा की लंबाई बहुत ज्यादा है 2500 किलोमीटर तक। तो इसी तरह बच्चों इसी के साथ ही हमारे क्या हुआ, गंगा रिवर सिस्टम समाप्त हुआ और हिमालयन रिवर की दूसरी मेजर हिमालयन रिवर्स की जो दूसरी मेजर रिवर थी वो भी खत्म हो गई। तो चलिए अब हम लोग थर्ड मेजर रिवर द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम मतलब है तो थोड़ा सा समझने लायक है। ये ब्रह्मपुत्र जो है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से एंट्री मारती है इंडिया में। तो चलिए देख लेते हैं ये क्यों नहीं, मतलब घाघरा गंडक की तरह क्यों नहीं डायरेक्ट नीचे उतर जाती नदन प्लेन में, क्यों ये जो है पूरा वहां तक चलते चलते हिमालय के साथ चलते चलते जो है क्यों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंडिया में घुसती है, तो उसकी क्या वजह है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, द ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड सतलुज। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये मानसरोवर लेक के ईस्ट से, ये मानसरोवर लेक का फोटो है, आप देख सकते हैं, प्यारी सी लेक है, उसके ईस्ट से ये राइज करती है। और जैसे आप अगर यहाँ देख सकते हैं मानसरोवर लेक के ईस्ट से राइज करती है और ये इंडस वेस्ट में जाती है और ये ईस्ट में राइज करती है। तो इसी तरह आप कह सकते हैं क्या मानसरोवर, अब ये दोनों नदियां एक दूसरे पे, मतलब ये दोनों मिल भी तो सकती थी ना, ब्रह्मपुत्र इधर भी जा सकती थी और इंडस का वाटर जो है वो इधर भी आ सकता था, क्यों नहीं आया? तो ये भी एक फैक्ट है, जल्दी से बताइए क्यों नहीं आया होगा, आप अपनी कॉमन सेंस लगाइए। यस, मानसरोवर क्या है, एक एज ए वाटर डिवाइड है, आप कह सकते हैं कि मानसरोवर एक वाटर डिवाइड पर स्थित है। इसी वजह से क्या है कि इधर का पानी इधर रह जाता है और इधर का वाटर इधर, बहुत क्लोज है सतलुज से। तो ये तिब्बत में राइज होती है, आप देख सकते हैं चाइना तिब्बत में राइज होती है। और ये चलिए हम फैक्ट के साथ साथ पॉइंट्स के साथ साथ जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, it is slightly longer than the Indus and most of its course lies outside India. It flows eastward parallel to the Himalayas. जैसे अभी हमने कहा कि ये इसका कोर्स जो है वो इंडस से ज्यादा लंबा है। इंडस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन इसका कोर्स जो है इंडस से वो ज्यादा है और ये इसका ज्यादातर पार्ट जो है वो क्या है, इंडिया से बाहर है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज, और ये हिमालयाज के पैरेलल ईस्टवर्ड में फॉलो करती रहती है। ओके, अब देखिए, अब आप इस बात को समझिए कि इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो इंडिया से बाहर, आप देखिए ये तिब्बत में राइज करती है और इसका नाम यहाँ सेंगपू है,
टी साइलेंट है, सेंकू है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की स्ट्रीम में ये जा रही। अब आप जैसे मैंने अभी आपको पहले भी रिकॉल करवाया कि ये इंडिया में यहाँ से क्यों नहीं एंटर कर लेती गंगा, ये घाघरा गंडक के साथ क्यों नहीं मिल जाती, क्योंकि क्या है ये सेंकू यानी सेंकू जो कि इसके तिब्बत में इसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का नाम है, हमारे इंडिया में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है ना। तो ये ईस्टवर्ड जो हिमालय से हमारे जो हिमाद्री है, ग्रेटर हिमालय है, उसके साथ पैरेलल फ्लो करती रहती है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। और ये एंटर क्यों नहीं करती, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था क्या हिमाद्री जो है मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, इसको कोई पास नहीं मिलता, यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जिससे वो अंदर एंट्री मारे इंडिया में। सो ये क्या करती है, पैरेलल बहती रहती है और जहां इसको एंट्री मिलती है वो वहां से एंट्री मारती है। ओके, तो यही वजह है कि ये इंडिया में जो है कहीं से एंट्री नहीं मारती, बल्कि जो हमारे ग्रेटर हिमालय है उनके पैरेलल बहती रहती है। ओके, ऑन रीचिंग द नामचा बरवा 7,757 meter, it takes U-turn and enters in India in Arunachal Pradesh through a Garg. Here it is called Dihang and it is joined by Dibang, the Lohit and many other tributaries from the Brahmaputra in Assam. अब देखिए, अब इसने इंडिया में अब जो ब्रह्मपुत्र की एंट्री है वो आप थोड़ी सी देख लीजिए। देखिए ये एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बर्मा और ये है हमारी क्या ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बिल्कुल ऐसे यू टर्न लेती है नामचा बरवा के साथ और फिर क्या होती है इंडिया में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाता है, दिहांग। नाम क्या हो जाता है इसका यहाँ पर, दिहांग। ओके, एक पर्वत है नामचा बरवा, उस पर ये यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एक गर्ग बनाते हुए, गर्ग यानी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ऐसे रिफ्ट जो होती है खाई, यानी खाई में बहते हुए ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में एंट्री लेती है। इट इज कॉल्ड दिहांग, इट इज जॉइंड बाय, और बहुत सी जो दूसरी ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग, लोहित, मैनी, इनके साथ जो है ये ब्रह्मपुत्र में आसाम जो है ब्रह्मपुत्र इनके साथ ज्वाइन करते हुए आगे बहती है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेस सिल्ट एंड इट इज अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। तो तिब्बत में जो है हम सभी जानते हैं वो बहुत कोल्ड और ड्राई एरिया है, इसी वजह से जब वो तिब्बत में बहती है हिमालयास के पैरेलल तो इसमें बहुत कम सिल्ट, बहुत कम वाटर लेकर ये चलती है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, तो जैसे ये इंडिया में एंट्री करती है तो ये ऐसे रीजन में एंट्री करती है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। हेयर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। यहाँ पे ये जो इसका रिवर वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसको रेनफॉल से बहुत ज्यादा वाटर मिलता है। द ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड। और इसमें जो है ये ब्रह्मपुत्र जो है ये बहुत सारे रिवराइन आइलैंड भी बनाती है। रिवराइन आइलैंड समझ में आया आपको? रिवराइन आइलैंड जल्दी से रिकॉल कीजिए, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में पढ़ा था। यस, वो वैसी जब ये मतलब एंट्री करती है तो ये अपने साथ बहुत सारी सिल्ट लेकर आती है। तो मैं आपको बता देती हूँ रिवराइन आइलैंड किसको कहते हैं। ये सिल्ट जो है यहाँ जमा होते रहते, चारों तरफ से जमा होते होते यहाँ एक पत्थरों का ये ऐसा एक आइलैंड बना देते हैं, नदी इसके दोनों तरफ से बहने लगती है, ये पूरा ऐसे आइलैंड बना देते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी ही बनाती है। ओके, आसाम में जो है ये बहुत सारे रिवराइन आइलैंड बनाती है। ओके, डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म बाय ब्रह्मपुत्र? देखिए ये क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये आप लोगों के लिए रहा। आप लोग बताइएगा कि कौन सा क्या नाम था उस लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड का जो कि ब्रह्मपुत्र बनाती है। ओके, एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक कॉजिंग वाइड स्प्रेड एंड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन आसाम एंड बांग्लादेश। हर साल जब यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है तो ये जो ब्रह्मपुत्र है ये अपना बेड बड़ा कर लेती है। बेड बड़ा करने के कारण ये जो इसके किनारे हैं इसको भी तोड़ देती है और ज्यादा ये फैलती जाती है, जिसकी वजह से आसाम में, बांग्लादेश में फ्लड आती है और बहुत ज्यादा डिवास्टेशन होता है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र is marked by huge deposit of silt on its bed causing the
रिवर बेड टू द राइज, जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये अपने साथ बहुत सारा सिल्ट डिपॉजिट करती है, तो ये किनारों को तोड़ देती है और अपना बेड जो है और स्प्रेड कर देती है। द रिवर आल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली, और ये बहुत तेजी से अपने रास्ते भी ये बदलती है। रास्ते बदलने की वजह से बच्चों बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कोसी के बारे में भी सुना होगा। ये अपना रास्ता जब बदलती है ना, तो ये पूरा पूरा गांव अपने साथ बहा के ले जाती है, यानी ऐसे रातों रात ऐसे ये रास्ता अपना चेंज कर लेती है। जब इसमें क्या होता है, हेवी रेनफॉल के कारण जब इनमें फ्लड आती है। तो इसी के साथ क्या हुआ, हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है वो भी कंप्लीट हो गया। होप्स हो कि आप लोगों को तीनों रिवर सिस्टम काफी अच्छे से समझ में आए हों। तो आज के लिए बच्चों हिमालयन रिवर्स जो हो गई कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स को पढ़ेंगे। तो होप्स हो कि आप लोगों को द गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ी सी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पॉज करके फिर से थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ठहरिए, फिजिकल मैप को सामने रखिए, उस पर नजर ले जाइए, जो जो हम पॉइंट आउट करा रहे हैं उसको पॉइंट आउट कीजिए, जो जो आपको मेन पॉइंट लग रहा है उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो चलिए इसी के साथ बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उनको भी लर्न साइंस के बारे में बताइएगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।